So very good evening. So welcome to the session. So today I'll be talking about the hydrosphere. कल हमने क्या बात की थी? एटमॉस्फेयर की बात की थी. अगर डाउट्स होंगे तो कमेंट में डाल दीजिएगा. I'll explain. Otherwise, let's move onward. Hydrosphere particularly, not the hydrosphere. This is basically the we are focusing on the ocean. Oceanography इसको कहते हैं basically, है ना? तो इसमें हम बात क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हमने बात क्या की थी? हमने बात की थी रॉक्स की, लिथोस्फीयर की, कि अर्थ के ऊपर क्या कुछ है, रॉक्स कितने तरह की हैं, है ना? और अर्थ पे जो चेंजेस आती हैं, कौन कौन सी फोर्सेस हैं वो चेंजेस लाती हैं, नंबर वन. नंबर टू, कौन कौन से लैंड फॉर्म्स उनसे बनते हैं और कैसे कैसे बनते हैं, रिवर क्या बना रही है, ग्लेशियर क्या बना देता है, डेजर्ट में हमें क्या नजर आता है, वो सारी चीजें डिस्कस की. उसके बाद जो नेक्स्ट था टॉपिक एटमॉस्फेयर का था, उन उसमें हमने क्या डिस्कस किया, हमने बात की स्ट्रक्चर की, हमने कंपोजिशन की बात की एटमॉस्फेयर की, हमने और क्या बात की, हमने बात की कि टेम्परेचर कितना होता है, कैसा होता है, क्यों चेंजेस होते हैं एटमॉस्फेयर में, ह्यूमिडिटी क्या होती है, फिर बेल्ट्स हैं, उसमें प्रेशर की बेल्ट्स हैं और विंड के बेल्ट्स हैं, यानी कि विंड जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलती है अर्थ के ऊपर, राइट. उसके अलावा हमने बात की कि जो प्रेसिपिटेशन, इवेपोरेशन, रेनफॉल कितनी तरह की होती है, एयर मास, साइक्लोन्स, ये कुछ कुछ चीजें हमने सारी टच की हैं. तो आपको क्या होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा सा इनकी नॉलेज होनी चाहिए, समझने की कोशिश कीजिए. और समझ कब आएगा, जब आप उसको रिलेट करेंगे जो आपके सराउंडिंग में हो रहा है ना? जो भी चीजें हो रही है, जो मौसम बदल रहा है, उसको समझिए. हम कुछ, अगर हम सोचें कि बुक्स पढ़ रहे हैं, दिस इज नॉट बुक्स, दिस इज नॉट ज्योग्राफी. मेरे अकॉर्डिंग क्या है, ये जनरल नॉलेज की बातें हैं जो हमारे सराउंडिंग्स में हो रही हैं, हमें सिर्फ उन्हें समझना है, उसको समझने के लिए हम इसको पढ़ रहे हैं. तो ऐसे सोचिए कि जो हम हमारे सराउंडिंग में हो रहा है, हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम कुछ नहीं पढ़ रहे हैं. बस जब उसको समझेंगे या उसको समझने की कोशिश करेंगे तो ये चीजें जल्दी समझ में आएंगी. अगर इसको हम पढ़ेंगे कि लेसन है, चैप्टर है, फिर इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर टू अंडरस्टैंड, राइट. चलिए, जब हम बात करते हैं हाइड्रोस्फीयर की, यहाँ पे हम बात करेंगे ओशन की बेसिकली, कि जो सागर हैं, समंदर हैं जितने भी, अब उसके अंदर है क्या, दो चीजें हम देखते हैं. एक, अगर इस इमेज को देख लीजिए, आपको इस इमेज में क्या नजर आ रहा है? इस इमेज में आपको एक तो पानी नजर आ रहा है ना? दूसरा, जो इसका बॉटम है, जो इसका बॉटम है ओशन का, वो कैसा है? अब जैसे हमने अर्थ के ऊपर बात की, जो अर्थ है, सरफेस है, वो कैसा, प्लेन तो नहीं है, उस पे क्या है, माउंटेन्स भी हैं, उस पे प्लेट्यूज भी हैं, और उस पे प्लेन एरिया भी है. तीन चीजें हमने बात की थी. बाकी तो बहुत सारे फीचर्स आपको नजर आते हैं, आइलैंड्स नजर आते हैं, वो सारी चीजें हैं. तो यानी कि जब ये अर्थ के ऊपर जो क्रस्ट है, जो सरफेस है, वो प्लेन नहीं है, तो व्हाट अबाउट दिस इनसाइड द ओशन, उसका बेड कैसा है? तो बेसिकली यहाँ पे जो हम दो चीजें बात करने वाले हैं, एक तो इसका ओशन का बेड कैसा है, दूसरा अब जो पानी है उसकी प्रॉपर्टीज, उसमें क्या कुछ है हमारे समझने के लिए, है ना? अब इसको कैसे हम लाइक एक लेमन के टर्म्स में कैसे समझेंगे? हम कहाँ जाते हैं, कई बार कोस्ट पे जाते हैं, समुद्र के किनारे, आप लोगों ने कभी कभी देखे होंगे जाके, कोई गोवा जाता है, मुंबई जाता है, गुजरात जाता है, तमिलनाडु, है ना, केरल, हर जगह आपको कोस्ट मिल जाएगा. तो वहां पे आप बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करते हैं. क्या ऑब्जर्व करते हैं? आप ऑब्जर्व करते हैं वहां पे टाइड्स आती हैं, आप ऑब्जर्व करते हैं वहां पे लहरें आती हैं, समंदर की वेव्स जिनको बोलते हैं, है ना? तो वो आती हैं. आप ऑब्जर्व करते हैं जो पानी है ओशन का, वो ऐसा नहीं है कि जिसको आप उठा के गिलास भर के और पी जाएं. नहीं, ये चीजें सारी हम ऑब्जर्व करते हैं. अब ये चीज हम कहाँ लिंक करते हैं आम आदमी के लिए या आम जिंदगी में? आजकल एक चीज चल रही है, न्यूज़पेपर में ट्रेंड चला हुआ है हर जगह, सेव वाटर, है ना? और जब हाइड्रोस्फीयर की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जो अर्थ है उस पे 75% क्या है, वाटर ही वाटर है. सिर्फ थोड़ा सा एरिया जिसपे आपको क्या नजर आता है, लैंड मास. कि जितने भी आप कहते हैं 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, उन सबको मिला लीजिए तो जितना अर्थ का सरफेस है, उस पे सिर्फ 25% ही लैंड मास है. बाकी 75% आपके पास पानी ही पानी है. इतना पानी के होने के बावजूद भी हमारे पास पानी की शॉर्टेज है. अभी पंजाब की न्यूज़ देख लीजिए, पंजाब में क्या हो रहा है. पंजाब में गवर्नमेंट चाहती है कि हम जो पैडी है वो बंद कर दें, पैडी पंजाब में ना उगाई जाए, क्योंकि जो पानी है पर्टिकुलरली मालवा के एरिया का, वो क्या हो चुका है, वो बहुत डाउन जा चुका है, पानी खत्म होने वाला. अगले 10 सालों में, 10 सालों में कहा जाता है कि पानी शायद पंजाब में नहीं होगा पीने के लिए. तो अब ये क्राइसिस कहाँ से आ गया, है ना? ये आम बात है जो समझनी पड़ेंगी हमें. तो पानी कैसा होता है, खारा होता है जी, सभी ने देखा होगा, जिसको हम बोलते हैं सेलाइन है ना? ब्रैकिश है थोड़ा सा, उससे ज्यादा ब्रैकिश हो जाए यानी कि ज्यादा सॉल्टी हो जाए, उसको सेलाइन बोल देते हैं. अब ये क्यों है, हम यहाँ पे पढ़ेंगे, है ना? फिर आप देखते हैं एक जनरली किस्सा सुनते हैं लोग
कि जो आपने नाम सुना है बॉम्बे में हाजी अली की दरगाह है, सुना होगा आप लोगों ने कभी, हाँ जी। है ना। तो वहाँ कहते हैं कि अगर आप जाना है तो टाइम है, अगर आप शाम को जाएंगे तो आप उसके दर्शन नहीं कर सकते। वहां पे क्या हो जाता है, पानी आ जाता है, क्योंकि वो सारे तरफ से पानी में डूब जाता है दरगाह, और आप उस तक नहीं पहुंच पाएंगे, रास्ता बंद हो जाता है उसका। अब इसके दो तरीके हैं समझने के। एक है रिलीजियस फेथ, कि यार भगवान की माया है, भगवान की कृपा है, हमें नहीं पता ये क्या हो रहा है, भगवान नहीं चाहता, है ना, हाजिरी नहीं चाहते हम उनसे मिलने जाए, दर्शन नहीं कर सकते। एक तो ये है, एक है साइंस। अब आपने अगर सुना है वो, तो आप लॉजिक लगा के बताइए, आपने क्या, आपको क्या पता उसके बारे में, क्या रीजन हो सकता है उसका। और वो बड़ी फेमस सी है जहां तक मुझे पता है, मैंने तो कभी विजिट नहीं की, बट स्टिल इतना मुझे पता है ऐसा है। एनी आइडिया? ओके, कुछ नहीं है। आपने सुना है टाइड्स? ओके, किसी ने कुछ लिखा है? यस, यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो टाइड्स आ जाते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं ज्वार। ज्वार आ जाता है, ज्वार भाटा आपने सुना होगा, है ना। सो टाइड्स आ जाती हैं, हाई टाइड्स। जब हाई टाइड्स आ जाती है, टाइड क्या होती है, जब ओशन है, जो सी है, उसका लेवल बढ़ जाए। वो हम डिस्कस करेंगे। सी का लेवल जब ऊंचा हो जाता है नॉर्मल से, तो जब ऊंचा हो जाएगा, इसका मतलब पानी अंदर तक आ जाएगा, आपकी लैंड के अंदर तक आ जाएगा, तो जाने की जगह नहीं बचेगी। फिर आप देखते हैं लोग सर्फिंग करते हैं, जो सुनते हैं हम जनरली, है ना, कि किस पे करते हैं, वेव्स पे। तो वेव्स और टाइड में क्या फर्क है, ये सारी चीजें आम बातें हैं, है ना। तो फिर उसका जो टेम्परेचर है ओशन के वाटर का, वो हर जगह अलग अलग है। कहीं पे आपको गर्म नजर आएगा, कहीं पे वो बिल्कुल ठंडा होगा, कोल्ड चिल्ड होगा। तो वो क्या रीजन है, और कहाँ पे कोल्ड है, कहाँ पे जो है वो वार्म है, और उसका इम्पैक्ट कहीं पे पड़ रहा है, यस, उसका उस चीज से आपकी क्लाइमेट तक, आपका वेदर तक बदल जाता है। मौसम आपका कुछ और होगा। जैसे एग्जाम्पल उठाइए, दो एरिया ले लीजिए, एक आप ले लीजिए अपना चंडीगढ़, और दूसरा ले लीजिए आप मुंबई। अब ये दो स्टेशन हैं। चंडीगढ़ कहाँ पे है, इंडिया के बहुत डीप है, यानी कि ओशन से बहुत दूर जाकर है। अगर यहाँ पे मैं एक रफ सा स्केच बनाऊं, मैं बनाऊं इंडिया का, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर ये ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, है ना, तो यहाँ पे कहीं चंडीगढ़ है, और यहाँ पे कहीं बॉम्बे है। तो यहाँ से बहुत दूर है चंडीगढ़, और इधर से भी समुद्र से बहुत दूर है, तो डीप है। अब चंडीगढ़ में क्या होता है, समर्स में टेम्परेचर कितना हो जाता है, 44 डिग्री चला जाता है, 46 डिग्री भी चला जाता है, और विंटर्स में कितना चला जाता है, 10 डिग्री चला जाता है। अब चाहे बॉम्बे है चाहे केरला है, बॉम्बे में टेम्परेचर कितना होता है, केरला में कितना टेम्परेचर होता है, वहां पे ये वाला जो टेम्परेचर है लोअर वाला, कि सर्दियों में 10 डिग्री हो गया, यहाँ वाला वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठंड वाला तो। और हम कहीं यहाँ पे 46 डिग्री हो गया, गर्मियां बहुत पड़ रही है ना, यहाँ पे वो है कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे ऐसा जितना कुछ नहीं है। तो ऐसा क्या है यहाँ पे बॉम्बे में, केरल में क्या है, केरल का जो टेम्परेचर है वो 26 डिग्री, रफली इतना कह लीजिए, इतना रहता है, 1-2 डिग्री ऊपर नीचे हो सकता है। पर वो जो एक्सट्रीम जो पोजीशन हम देख रहे हैं चंडीगढ़ में, कि सर्दियों में बहुत ज्यादा ठंड लगती है और गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी, केरल में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो समंदर के किनारे है। तो जो जैसे गोवा, लोग क्यों भागते हैं गोवा, क्यों भागते हैं, क्योंकि वहां पे ओशन है, समंदर है। तो जब आप ओशन के पास है, आपका सारा जो क्लाइमेट है, वेदर बदल जाता है, वेदर बदलेगा तो क्लाइमेट बदल जाएगा। तो एक छोटी सी चीज है, तो इतना इम्पोर्टेंस है इस ओशनोग्राफी का, इस हाइड्रोस्फीयर का, है ना। तो हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, उसके बेड से, कि जो ओशन का रिलीफ है कैसा। क्योंकि ऐसे तो नहीं है ना, कि अगर मैं ये बात करूं ओशन, अगर मैं यहाँ बात करूं, हम जमीन पे हैं यहाँ पे, और आप यहाँ पे ओशन है, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपने एंटर किया ओशन में, नीचे गिर जाएंगे। नहीं, क्या होता है कि आप ओशन में खड़े हैं, और आगे बढ़ते जाए ओशन की तरफ, आप ग्रेजुअली उसमें पानी में मर्ज होते जाएंगे, सबमर्ज होते जाएंगे, धीरे धीरे डूबते जाएंगे उसमें। तो इसका मतलब यहाँ पे बहुत जेंटल सी स्लोप है ना। तो इसके नाम है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें वो चीजें पता होनी चाहिए। तो पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट, जिनको बोलते हैं मैरीटाइम जोन। जब जोनिंग करते हैं, मैरीटाइम मीन्स ओशन की, है ना, तो तीन तरह से करते हैं। एक उसकी मॉर्फोलॉजी, यानी कि वो है कैसा। दूसरा बैथीमेट्रिक, बैथीमेट्रिक का मतलब है उसकी डेप्थ कितनी है, डेप्थ के अकॉर्डिंग किया जाता है जनरली। डेप्थ में पर्टिकुलरली हम देखते हैं लाइट का। और तीसरा है जो हम पॉलिटिकल डिवीजन हम जैसे कर देते हैं, जैसे इंडिया की है। एक है नेचुरल डिवीजन। तो नेचुरल डिवीजन क्या है, जो माउंटेन्स हैं, जो पहाड़ियां हैं, वो बाउंड्री बना देती हैं, रिवर्स हैं वो बाउंड्री बना देती हैं। पर
पॉलिटिकल डिवीजन क्या होती है जो हमने की हुई है, जैसे हमने स्टेट्स बना दी। अब हरियाणा और पंजाब की बाउंड्री दिखती है क्या? नहीं दिखती है, जब तक वहां पे आप निशान नहीं लगाओगे खुद, अदरवाइज आपको मैप से ऊपर से देखेंगे, सैटेलाइट से आपको बाउंड्री सच नहीं नजर आती है। तो वो डीमार्केट की जाती हैं, ऐसे ही हमने ओशन में भी की हुई हैं। तो इनके नाम आपको थोड़े थोड़े से पता होने चाहिए, यू नेवर नो कब क्वेश्चंस में आ जाए। तो एग्जाम में अगर आता है तो हमें पता होना चाहिए। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं मॉर्फोलॉजी, जैसे मैंने बताया इसका बेड कैसा है, तो ओशन का बेड कुछ ऐसा है, यानी कि प्लेन तो नहीं है। उस पे जो आप बाहर देखते हैं वो सारी चीजें आपको नजर आने वाली हैं, जैसे जो उसके मार्जिन है, ये जो मार्जिन वाले एरियाज है, यहाँ पे कुछ और मिलने वाला है। एबिजल प्लेन, ये जो प्लेन एरिया आपको नजर आ रहे हैं, जो हम बाहर प्लेन बोलते हैं, अगर वो हम ओशन में प्लेन पढ़ेंगे तो उसको एबिजल प्लेन बोला जाता है। तो यानी कि समुद्र के अंदर अगर प्लेन है उसको एबिजल प्लेन बोलेंगे। ट्रेंच, वो जो खाइयां बनी होती हैं, ये नीचे खाई बनी हुई है, ट्रेंच है, ये नीचे तक जा रहा है। ठीक है। रिज है, यानी कि एक लंबी सी माउंटेन की चेन है, तो वो रिज बने हुए हैं, राइट। और उसके कई रीजन हो सकते हैं, तो इस तरह से इनको हम फर्दर स्टडी करेंगे। एक मोटा मोटा से मैं आइडिया यहाँ पे दे रहा हूँ, किसका? मॉर्फोलॉजी का। दूसरा है बैथमेट्रिक, ये यहीं पे समझ लेते हैं। अब जो बैथमेट्रिक है डेप्थ के अकॉर्डिंग, वो दो तरह से है। एक तो उसकी लाइट के अकॉर्डिंग, यानी कि वो इलाके जहां तक लाइट तक, जो किसकी जो लाइट है सन की, वो एंटर कर सकती है, सनलाइट कहाँ तक जा सकती है। तो जहां तक सनलाइट जाएगी वो हो जाएंगे फोटिक जोन, है ना, लाइट से हो गए। और वो कहाँ तक जाती है? रफली कहते हैं 200 मीटर नीचे तक, जिसको 600 फीट कह सकते हैं, वो चली जाती है। और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? ग्रीन पास्चर्स, पास्चर लैंड, जहाँ पे बकरियां चरती हैं। और ये मैरीन का है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जहाँ लाइट होगी वहां लाइफ होगी, अगर लाइट नहीं है तो लाइफ नहीं है। तो जितनी लाइफ है, मेजॉरिटी जो है किस एरिया में सस्टेन करती है? जहां तक लाइट जाती है। तो मेजॉरिटी सारा बायोमास या लिविंग मैटर वो आपको इसी में मिलेगा, इसी जोन में, फोटिक में। और दूसरा कौन सा? डार्क जोन, यानी कि अफोटिक। तो एक लाइट वाला है, एक डार्क है। लाइट वाला हो गया फोटिक, और डार्क वाला अफोटिक। दो जोन में हमने डिवाइड किया हुआ है। और ये क्या है? डेप्थ के अकॉर्डिंग है। 200 मीटर तक आपका फोटिक जोन है। फिर हो जाता है कि किस बेस पे लाइट के बजाय हम सिर्फ डेप्थ देखें। एक होता है लिटोरल, जो हाई टाइड्स और लो टाइड का एरिया है। जब टाइड्स आती हैं तो एक बार पानी कहाँ पे होगा? एक बार यहाँ पे होगा, एक बार यहाँ पे होगा। जो बीच का एरिया आ गया इंटर टाइडल जोन, वो हो गया लिटोरल, राइट। एक होता है नेरेटिक्स। नेरेटिक्स क्या है? जो शैलो वाटर्स हैं, जो किनारे के एरियाज, कितना? जहाँ पे 100 फैथम, जो अभी पीछे बड़ा वही वाला है, यानी कि 200 मीटर तक का एरिया है। अब उससे जो आगे का एरिया है सारा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? सारा जो एरिया है वो सारा हो जाता है पेलाजिक। ये टिपिकल से नाम है, साइंस के हैं, प्योर। तो उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीजें याद रखना इट इज डिफिकल्ट। याद रहता ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, जितना रिवाइज करेंगे उतना रिटेन रह जाएगा। अदरवाइज सिर्फ आइडिया ले लीजिए कि हम बात क्या कर रहे हैं, है ना। फिर अगर हम बात करें पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग, एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग, जब डिवीजन करते हैं, ये किसने किए हैं? यूनाइटेड नेशंस ने किए हैं। वो क्या की हुई है? इंटरनल वाटर, टेरिटोरियल सी, कंटिगुअस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड हाई सीज। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये चीजें हैं क्या। इस इसमें देखिए, इस डायग्राम में देख लीजिए। अब यहाँ पे क्या है? ये सारा, यहाँ से आपका ओशन शुरू हो रहा है सारा, दिस इज एंटायर ओशन। ये है बेस लाइन। अब बेस लाइन क्या होती है? अब मान लीजिए यहाँ पे समंदर का किनारा है, राइट। समंदर का किनारा प्लेन तो होता नहीं, जनरली ऐसे ही होता है। अब जो ये पॉइंट है लास्ट वाले जो बाहर निकले हुए हैं, आप इनको मिला दीजिए, ये इसको मिला दीजिए, तो ये आपकी बेस लाइन है। तो जो हम डिस्टेंस मेजर करेंगे वो यहाँ से करेंगे, बेस लाइन से। तो ये बेस लाइन वही है, यहाँ से मेजर करेंगे, है ना। तो इसी में जो हम लेंगे, क्या लेंगे स्टार्टिंग में, कि जो हमने पीछे लिखा हुआ है टेरिटोरियल, जो वाटर है, इंटरनल वाटर, टेरिटोरियल सी। फिर आगे चलते चलते कहाँ तक आ जाएंगे? बाहर तक आ जाएंगे, जिसमें नीचे लिखा हुआ है टेरिटोरियल सी और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इनके मतलब हम बात कर लेते हैं, राइट। अब यहाँ पे इस चीज को समझ लीजिए, जो पहला था, यानी कि जो ये बेस लाइन है, अगर आइलैंड है तो उसको भी हम लेंगे बाहर तक। जो उससे पीछे पीछे जो पानी है, यानी कि हमारे इस वाली बेस लाइन से, जो बेस लाइन मैंने ली बेस लाइन,
और ये हमारा किनारा तो यहाँ तक है बेस लाइन, ये बीच में पानी आ गया सारा, इसको हम कहेंगे जो हमारे इंटरनल, हमारे कंट्री का पानी है, पर्सनल हो गया ये, इसको कहते हैं इंटरनल वाटर। तो इसका कोई डिस्टेंस नहीं है, बस बेस लाइन तक का सारा पानी हमारा पानी है। अब इसमें होता क्या है, जो इंटरनल वाटर है वो कंट्री का पर्सनल है, अब वहां पे सारा कुछ हमारा होगा, यानी कि जितने भी राइट्स हैं उसके वो हमारे होंगे। श्योर, मैं बेस लाइन दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ। अब ऐसे मानिए ये समंदर का किनारा ऐसा है कुछ, ऐसे ऐसे देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक मान लीजिए आइलैंड है, ऐसे मान लीजिए। अब बेस लाइन किसको लेंगे, यहाँ पे किनारे खत्म हो रहे हैं, ये लाइन जो है, बट जो लास्ट पॉइंट है सारे आगे के, ये लास्ट पॉइंट, अब इनको हम जोड़ देते हैं सारे, ठीक है। तो ये जो लाइन मैंने लगाई ये वाली, ये क्या है, दिस इज द बेस लाइन। अब इसके पीछे जो पानी हमने छोड़ दिया, ये सारा पानी, ये है इंटरनल वाटर। जो इंटरनल वाटर है वो हमारा अपना है, यानी कि बेस लाइन से जो पीछे वाला है वो सारा इंटरनल वाटर हमारा है। अब उस पर जितना भी अधिकार है, जितने भी राइट्स हैं, वो सारे हमारे हैं, किसी और के नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या है, वहां से शिप जाना है तो प्रायोरिटी हमारी है, दूसरा शिप नहीं जा सकता। अगर वहां से प्लेन उड़ना है तो हमारा उड़ेगा, चाहे वो पानी के अंदर है, झंडा हमारा होना चाहिए वहां पे। इसमें एक खास चीज और है, यहाँ पे अगर किसी और कंट्री की बोट आ जाए, अगर किसी और कंट्री का शिप आ जाए, वो भी अलाउड नहीं है। एक टर्म यूज करते हैं इनोसेंट पैसेज। इनोसेंट पैसेज का मतलब कोई गलती से भी आ जाए ना, वो भी अलाउड नहीं है। कोई आ जाए, फॉर एग्जाम्पल आप न्यूज सुनते हैं एक, अगर आप ध्यान देते हो कि श्रीलंका हमारे फिशरमैन को पकड़ लेता है अक्सर, कि मछुआरे थे उनको पकड़ लिया, है ना। हम पाकिस्तान के पकड़ लेते हैं, हम श्रीलंका के पकड़ लेते हैं, वो क्या होता है, अब फिशरमैन है, बहुत सारे अनपढ़ है, सारे हमारे तो पढ़े लिखे नहीं है, अंग्रेजों के होंगे होंगे, हमारे नहीं है। अब उनको नहीं पता लगता कहाँ तक इंटरनल वाटर है और कहाँ तक जो है टेरिटोरियल सी है और कहाँ तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, उनको बाउंड्री नहीं पता होती। वो जब आ जाते हैं यहाँ पे, अगर वो कहीं गलती से आ गए तो यहाँ गलती माफ नहीं है। इसीलिए उसके बाद अब जो बेस लाइन है, यहाँ पे एक चीज लिखी है, जो बेस लाइन है उससे आगे तक कितना, 12 नॉटिकल माइल। एक नॉटिकल माइल होता है करीब करीब 1.85 किलोमीटर का। तो इतना डिस्टेंस तक हमारा टेरिटोरियल सी होता है, फिर उससे आगे, यानी कि बेस लाइन से आप शुरू करते हैं, हम ओशन में आ गए हैं। पर 12 नॉटिकल माइल तक भी, यानी कि उसका अगर डबल कर दीजिए, रफली आप ऐसे कह दीजिए, 18 से गुणा कर दीजिए, तो रफली आप 2 से गुणा कर सकते हैं, 12 नॉटिकल माइल रहने दीजिए, क्योंकि एग्जाम में 12 नॉटिकल माइल लिखा हुआ आएगा। यहां तक भी हमारा पूरा पूरा अधिकार है, जैसे यहाँ पे राइट है, यहां तक हमारा रहेगा। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो पहले तो हमारा इंटरनल वाटर हमारा हो गया। अब उसके बाद अगर इस मैप में देखिए यहाँ पे, अब इसका जो वाटर है हमारा इंटरनल वाटर, क्या इस आइलैंड से पीछे पीछे तक हमारा इंटरनल वाटर है, जबकि वो पानी समंदर का ही है, पर हम इंटरनल वाटर में ले रहे हैं क्योंकि बाउंड्री हमारी यहाँ तक एक्सटेंड हो गई। अब इससे ये शुरू का जो एरिया है ये 12 नॉटिकल माइल है, ये क्या है, इसको कहेंगे हम टेरिटोरियल सी। अब यहाँ पे लिखा है नेशनल एयर स्पेस। अब यहाँ अगर जो प्लेन उड़ेंगे, चाहे वो इंटरनल वाटर में उड़ेंगे या टेरिटोरियल में उड़ेंगे, हमारे उड़ेंगे, किसी और के नहीं उड़ेंगे। किसी और का फ्लाइट हम अलाउड नहीं करेंगे, किसी और का प्लेन शिप कुछ भी अलाउड नहीं, यानी कि जमीन भी हमारी, जो पानी वाले एरिया वो भी हमारा, और आसमान भी हमारा। अगर कोई जाएगा उड़ा देंगे हम उसको। तो अगर कोई जाता है तो परमिशन लेके जाएगा, बिना परमिशन के कोई गलती से भी आ जाएगा, अलाउड नहीं होगा, अरेस्ट हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है उसका। अब जो इसके बाद वाले एरिया, यहां से शुरू हो जाइए आगे तक, कितना, यहाँ सीधा लिखा है 200 नॉटिकल माइल, इस पे जाइए, ये जो, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। अब इसका मतलब क्या है, ये ओपन है, सभी के लिए ओपन है, बट किस चीज के लिए, हवा के लिए, कि आप अपने प्लेन लेके जा सकते हैं, इंटरनेशनल एयर स्पेस है। श्रीलंका अपनी फ्लाइट उड़ाए, पाकिस्तान उड़ाए, चाइना उड़ाए या इंग्लैंड उड़ाए, हमें कोई मतलब नहीं है, हम उसको नहीं रोकेंगे। बट जो ओशन होगा, यहाँ पे जितने भी पानी के अंदर चीजें मिलती हैं, कौन सी, इकोनॉमिक, जिनकी इंपॉर्टेंस, जैसे अगर वहां पे हमें लगता है यहाँ पे पेट्रोलियम है नीचे, ऑयल है नीचे, है ना, वहां पे हो सकता है कोई गोल्ड के रिजर्व्स हैं, कोई मेटल है नीचे,
तो जो भी राइट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर कंट्री के होंगे। जैसे अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इस लाइन से आगे, टेरिटोरियल सी से आगे 200 नॉटिकल माइल तक, है ना। 200 नॉटिकल माइल का क्या हो गया, अगर इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करूं, 200 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.85 से, तो रफली कितना हो जाता है जी, कितना हो जाता है, 370 किलोमीटर। तो 370 किलोमीटर तक इस एरिया से सारे राइट्स, सिर्फ इकोनॉमिक्स राइट्स, यहाँ पे शिप कोई भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, प्लेन कोई आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, किसी के लिए रोक टोक नहीं है। बस वो क्या नहीं कर सकते यहाँ पे आके, अगर यहाँ पे पेट्रोल डीजल है, नीचे तेल है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ वही कंट्री निकालेगा जिसका वो एक्सक्लूसिव जोन है इकोनॉमी का, दूसरा कंट्री नहीं कर सकता। अब इससे आगे का जो एरिया यहाँ पे लिखा है हाई सी, अब ये ऐसा है, ये पूरी दुनिया के लिए ओपन है, यहाँ पे कोई कुछ भी आके करे, उसका दिल करता है वो नीचे जाए, यहाँ से सोना निकाल के लाए, वो यहाँ से हीरा लाए, प्लाटिनम लाए जी, यहाँ से वो यूरेनियम लाए, थोरियम लाए, कुछ भी लाए, इंडिया चाह सकता है, अगर इंडिया को लगता है इंडिया निकाल ले, चाइना को निकाल लगता है चाइना निकाल ले, है ना। पाकिस्तान, यूएस से, इंग्लैंड, और छोड़िए तंजानिया, जिसके अंदर गट से निकाल ले। तो ये हाई सी जो होता है, हाई सी फ्री है सभी के लिए, ठीक है। बस यहाँ कंटिग्यूस जोन क्या होता है, कई बार कंफ्यूजन होती है, कंटिग्यूस क्या है, कि जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसी के स्टार्टिंग वाले एरिया कंटिग्यूस जोन कह देते हैं, इसका ऐसा कोई इंपॉर्टेंस इतनी नहीं है। अब यहाँ पे आप क्या ध्यान रखेंगे, नंबर 1 इंटरनल वाटर, नंबर 2 टेरिटोरियल सी, नंबर 3 एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और नंबर 4 है हाई सी। ये चार चीजें ध्यान रखिए, ठीक है। अब इसमें डाउट है तो यू कैन आस्क, यू कैन रेज योर क्वेरी। इंटरनल वाटर मैंने बताया, इंटरनल वाटर कहाँ तक है, जो हमारा बेस लाइन है उसके अंदर तक जो हमारा पानी होगा समंदर का ही, वो हमारा होगा, दूसरे को हम कुछ अधिकार ही नहीं देंगे। उसके बाद जो 12 नॉटिकल माइल है उसके आगे का, बेस लाइन से आगे का, उस तक हमारा है, यानी कि हवा भी हमारी है, पानी भी हमारा है। वहां पे टोटल, टोटल कितने, इनोसेंट पैसेज, किसी का गलती से भी आना हम अलाउड नहीं करते। उसके बाद क्या जो है वो सभी के लिए अलाउड है। सिर्फ किस चीज के लिए अलाउड है, हम अगर हम अपनी बात करें, हमें सिर्फ इकोनॉमिक राइट्स मिलेंगे, उसको कहते हैं ईईजेड, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। अगर वहां पे जितने मिनरल्स हैं वो सारे हमारे। हाँ, शिप लेके जाना जाइए, किसी ने एयरप्लेन लेके जाना जाइए, कोई चक्कर नहीं है। और 200 नॉटिकल माइल से आगे का जो है वो ओपन सी है, पूरी दुनिया के लिए ओपन है, जिसका दिल करे कुछ भी निकाल के समंदर के अंदर से ले जाए, जितनी फिश चाहिए पकड़ के ले जाए, हमें कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि हमारा भी उतना ही राइट है जितना वहां पे दूसरे कंट्री का है। तो ये डिवीजन है, मैंने इसको सारा एक एक चीज एक्सप्लेन आगे की हुई है। इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू आर मोस्ट वेलकम, राइट। यहाँ पे मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया कि क्या है क्या नहीं है ना, कितना है कितना नहीं है, कंटिगुअस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड द हाई सीज, ये है जी, और कुछ नहीं है इसमें। अब जो मॉर्फोलॉजी की हम बात कर रहे थे, उसमें ये तीन चार चीजें आपको ध्यान रखना है जो यहाँ लिखा हुआ है ना। अब जो सबसे पहले लिखा है ना कॉन्टिनेंटल शेल्फ, अभी जो हम बात करें तो उसमें ये था, कहाँ पे था, यहाँ पे दिखा देता हूं मैं आप लोगों को। जो ये नीचे नजर आ रहा है, सबसे नीचे देखिए कॉन्टिनेंटल शेल्फ लिखा हुआ है। और मोस्टली जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, ये कहाँ पे होता है, भी क्वेश्चन बन सकता है। आपका इंटरनल वाटर भी है, आपका टेरिटोरियल सी भी है, और आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये सारे किस में आते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ में आते हैं। सो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है क्या, वो हम बात कर लेते हैं अभी, इसको ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि कई बार ये चीजें क्वेश्चन ऐसे नहीं आते, क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है, जो कॉन्टिनेंट शेल्फ है इसकी कोई इंपॉर्टेंस है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, क्यों, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का पार्ट है। हम इसके एक एग्जांपल देता हूँ। आपने एक नाम सुना होगा, मुंबई हाई या सागर सम्राट। जो हमारा मुंबई है ना, बॉम्बे जो है, उससे करीब करीब 170 किलोमीटर दूर समंदर के अंदर एक हमारा ऑयल वेल है जी, जहां से हम जो है क्या निकालते हैं, मिनरल ऑयल निकालते हैं, फिर ये हमारा पेट्रोल डीजल जो बनता है। अब ये ओशन के अंदर है, क्यों है और कहाँ पे है। पहली बात जो है, ये हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, एक तो ये रीजन है। अब दूसरा, ऑयल जो निकलता है, जब हमने रॉक्स की बात की थी, हमने बात की थी जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, उनमें
मिनरल निकलते हैं, कौन से, एनर्जी वाले, जैसे ऑयल हो गया और कोल हो गया। जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ये बेसिकली सेडिमेंट्री रॉक होती है। तो यहाँ पे अगर ऑयल निकल रहा है तो किसका, हमारा, चाहे वो हमारे कंट्री से 250 किलोमीटर दूर है, पर हमारा राइट है उस पे। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन किस में आ गया, इसी शेल्फ में आ गया। अब ये है क्या, वो हम बात कर लेते हैं कि शेल्फ क्या होती है, स्लोप क्या होता है, राइज क्या होता है। कॉन्टिनेंटल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पार्ट किसका है ओशन के अंदर, पर पार्ट है ये आपके लैंड मास का। जो कॉन्टिनेंट है ना, जैसे एशिया कॉन्टिनेंट है, तो उसका पार्ट है ये। उसके अलावा वहां पे प्लेन भी आपको मिलेंगे जिनको हम एबिजल प्लेन कहते हैं। तो चौथा ये। तो चार मेजर रिलीफ होते हैं ओशन के, बाकी छोटे छोटे तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, है ना। अब इसमें आप थोड़ा थोड़ा रफ सा देख लीजिए, यहाँ पे नजर आ रही है ये क्या है, दिस इज काइंड ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ, यहाँ लिखा भी हुआ है। जो दूसरा पार्ट है ओशन का वो है कॉन्टिनेंटल स्लोप, तीसरा जो है वो है कॉन्टिनेंटल राइज, और चौथा जो है वो है एबिजल प्लेन, यानी कि अब यहाँ से समंदर क्या हो गया, प्लेन हो गया है। तो ये जो चार डिविजन्स हैं ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, बस कि नाम क्या है, कंफ्यूजन ना हो कि एक ही नाम लग रहा है हमें, एक ही जगह के नाम है। नो, आप यहाँ से स्टार्ट हुए, जमीन पर खड़े, ये लैंड मास है, यहाँ से पानी स्टार्ट हुआ। तो जो पानी है ये सारा क्या है, ये देखिए यहाँ पे जो डेप्थ है वो बहुत कम है। जो मैक्सिमम डेप्थ होगी यहाँ की वो होगी 200 मीटर, 100 फैथम तक जो हमने बात की थी। ये फोर्टिक जोन है बेसिकली, और इसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंट शेल्फ। अब एक चीज देखिए, ये क्या है, 200 मीटर, और ये कौन सा जोन है, फोर्टिक। कहाँ पे, कॉन्टिनेंट शेल्फ पे। फोर्टिक का मतलब लाइट है, लाइट का मतलब क्या हुआ, जितनी भी लाइफ होगी मेजोरिटी आपको यही मिलेगी, यानी कि जो समंदर के अंदर की लाइफ है ज्यादा वो यही मिलती है। इसीलिए जितने आप कहते हैं ना फिशिंग ग्राउंड्स हैं, कि मछुआरे मछलियां पकड़ने जाते हैं, है ना, तो वो कहाँ मिलेंगे, कोरल रीफ्स बन जाते हैं, जो हम देखते हैं वो अंडमान निकोबार के जो बड़े कलरफुल आइलैंड्स हैं बने हुए। वो एक एनिमल होता है, उसकी डेथ से बन जाते हैं, डेड एनिमल होता है, प्लैंक्टन्स होते हैं बेसिकली वो। तो वो भी कहाँ, वो भी लाइट वाले एरिया में ही हो सकते हैं, डार्क में वो सरवाइव नहीं करेंगे। इसलिए जितने भी कलरफुल आइलैंड्स हैं, जितने भी फिशिंग ग्राउंड्स हैं, वो सारे आपको इसी एरिया में मिलेंगे। उसके अलावा कॉन्टिनेंट शेल्फ है, यहाँ पे क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक होती है, इसलिए जितने भी ऑयल है, गैस है, सारी आपको यहीं मिलने वाली है। इसका मतलब इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है, और शायद इसी वजह से हमने जो भी कंट्री जिसके पास है ये, उसी को सारे राइट्स देती है। इसीलिए ये किसका पार्ट है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का पार्ट हमने इसको बनाया हुआ है। राइट। अब इसके बारे में पता होना चाहिए कि किसे कहते हैं हम, ये बेसिकली हम ये कहते हैं उसको कि यहाँ पे 0.5 डिग्री से लेके 1 डिग्री तक का एंगल ये बनाता है। कि जो, अगर हम बात करें, ये लैंड मास है, ठीक है, और यहाँ से ओशन स्टार्ट होता है। तो जो स्टार्ट हो रहा है कितना, इसका जो स्टीपनेस है, जो स्लोप है, वो ये जो एंगल बनेगा मैक्सिमम 1 डिग्री का होगा। यानी कि इतनी जेंटल स्लोप है कि पता ही नहीं लगता ये स्लोप है भी या नहीं है। यहां से अचानक स्लोप क्या हो गई, स्टीप होनी स्टार्ट हो गई, तो इसीलिए इसको स्लोप बोला जाता है। तो ये है शेल्फ, ये स्लोप, और दोबारा से वो क्या हो गई, जेंटल हो गई, तो इसको कहते हैं राइज। और जब ये खत्म हो गई बिल्कुल, अब प्लेन एरिया आ गया, तो प्लेन पर एक नाम जुड़ गया यहाँ पे, एबिजल। एबिजल क्योंकि ये ओशन के अंदर है। तो ये चार चीजें आपको याद रखनी है अब यहाँ पे। उसके अलावा जो माइनर फीचर है, इसके अंदर रिज मिलेंगे, हिल मिलेंगे, सी माउंट्स मिलेंगे, गाइट्स हैं, ट्रेंच हैं, कैनन हैं, आइलैंड आर्क्स हैं, अटोल और कोरल रीफ। इनको मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। रिज क्या है और हिल, हिल तो जब एक माउंट है छोटा सा ओशन के अंदर बना हुआ है हिल। अगर वो पूरी एक लंबी सी ऐसी चेन है माउंट की, ज्यादा हाइट नहीं होगी, वो रिज होगा, कि ऐसे माउंटेन की एक लंबी सी चेन है। सी माउंट क्या है, दिस इज सिमिलर टू हिल, सिर्फ की शेप अलग हो सकती है। गायट, दिस इज अगेन वही, फर्क क्या है, इसका जो टॉप है वो ऐसे नहीं होगा, वो प्लेन होगा, ठीक है। ट्रेंच क्या है, जो, जैसे जिसको कह लीजिए एक खाई बनी हुई है, डीप बना हुआ ओशन के अंदर की, यहाँ पे जो ओशन है यहाँ पे, और यहाँ पे इस जगह पे ऐसे डीप है, अगर कोई यहाँ से आया तो वो नीचे गिर सकता है। और एक ट्रेंच है जिसका नाम आपने सुना होगा शायद, मेरियाना ट्रेंच।
वो वर्ल्ड का डीपेस्ट है, इसकी जो डेप्थ है 11 किलोमीटर है। कहा जाता है अगर इसमें हम माउंट एवरेस्ट को भी डाल दें, माउंट एवरेस्ट 9 किलोमीटर का है, तब भी 2 किलोमीटर का फर्क रह जाएगा, इतना डीप है ओशन आपका। कैनियंस, कैनियन क्या है, जो कॉन्टिनेंटल राइज होता है वहां पे कुछ चैनल, नदियां पानी लाके उसको काट देती है, तो वहां पे खाई सी बन जाती है, उसको कैनियन बोला जाता है। आइलैंड आर्क, जब आप आइलैंड देखते हैं चेन, किस तरह से एक आइलैंड यहाँ पे, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो ये क्या बनी हुई है, एक क्रेसेंट शेप में है। सो जो क्रेसेंट शेप में होगा ग्रुप ऑफ आइलैंड, इसको आइलैंड आर्क बोल देते हैं। अगर आइलैंड की शेप ऐसी है, सर्कुलर है, ग्रुप ऑफ आइलैंड है, और ये ज्यादातर कौन से होते हैं, ये होते हैं कोरल वाले। कोरल का मतलब एनिमल से बनते हैं, प्लैंक्टन से बनते हैं, जो मेरीन एनिमल हैं। तो जब गोल हो जाए या क्रेसेंट, तो इसको हम बोलते हैं अटोल। और कोरल रीफ क्या है, जो सिंगल एक आइलैंड है जो डेड एनिमल से बना है। डेड किससे बना है, प्लैंक्टन से बना है ना, फाइटो प्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, उनसे बनता है, तो उसको कोरल रीफ कहते हैं हम। यहाँ पे इसको देखिए तो आपको फीचर ज्यादा नजर आने वाले हैं। जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, दिस इज शेल्फ है, दिस इज स्लोप है, राइज है, दिस इज प्लेन। अब ये सारे आपको नजर आ रहे हैं क्या, ओशन रिज जो नजर आ रहे हैं ये सारे, है ना। अब ये क्या नजर आ रहा है आपको, आइलैंड है, जैसे वोल्केनिक आइलैंड है। अब ये आइलैंड क्यों है, जो समंदर के अंदर जो वोल्केनोज इरप्ट होते हैं वो जम जम के बाहर आ जाते हैं, एक बड़ा सा माउंटेन बना देते हैं। अब आपको नजर क्या आ रहा है, ऊपर से आपको सिर्फ उसकी टिप नजर आ रही है, तो आपको दूर से क्या लगता है, आइलैंड नजर आता है ना। कहाँ पे है वो, ओशन के अंदर है। एक्चुअल में क्या है वो तो एक वोल्केनिक वोल्केनो है, और आपको आइलैंड लगता है, इसलिए आप उसको वोल्केनिक आइलैंड कह देते हो। और जो बीच में गैप नजर आ रहा है, दिस, यहाँ पे और यहाँ पे, द खाई, दिस इज द ट्रेंच। एग्जाम्पल मैंने दिया जिसका, मैरियाना ट्रेंच, है ना, ये लिखा हुआ है मैंने। तो ये कुछ ऐसे फीचर नजर आते हैं। ये सारा जो प्लेन नजर आ रहा है, दिस इज एबिजल प्लेन, ये सारा प्लेन एरिया है, दिस इज एबिजल प्लेन। ये नाम है और कुछ नहीं है, फोटो देखेंगे, नाम से लिंक करेंगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझना, अदरवाइज इट इज सीम्स टू बी अ लिटिल बिट डिफिकल्ट, कि ये नाम हमने जनरली नहीं सुने होते। कौन सुनता है यार, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड एबिजल प्लेन, हु केयर्स अबाउट इट, नोबडी आई बिलीव, है ना। अब सी माउंट यहाँ पे एग्जांपल देख ले, सी माउंट सिंपल है, एक हिल है, और यही अगर ये बाहर निकल आए तो ये वोल्केनिक आइलैंड इरोजन हो जाए, ठीक है। उसके बाद अगर इरोजन ज्यादा हो जाए तो क्या बन गया, दिस इज टर्म्ड एज गायट। तो गायट क्या है, इसमें और गायट में क्या फर्क है, सिर्फ इतना फर्क है, ये ऊपर से क्या है, कॉनिकल है, और ये क्या है, प्लेन है। एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ गायट, कि माउंट है एक तरह से, हिल है, और ऊपर से प्लेन है, सो दिस इज गायट। और ये क्या है, दिस इज सी माउंट। तो इतना सा फर्क है दोनों में, एज सच कुछ नहीं। और इन्हीं को हम नाम देते हैं एबिजल हिल, क्योंकि ओशन के अंदर है सारे हिल्स, एबिजल हिल इन्हीं को बोल देते हैं हम, है ना। टर्म्स है और कुछ नहीं है, यहाँ पे टर्मिनोलॉजी है। चलिए, मैंने आपको जो भी बता रहा था कि कॉन्टिनेंट शेल्फ क्या होती है, जेंटली स्लोपिंग होती है, शैलो सी होगा यहाँ पे, और कितनी चौड़ी कितनी होगी, 70 से 80 किलोमीटर हो सकती है। और इसका जो टिल्ट है, कितने डिग्री का एंगल होता है, 1 डिग्री से कम का होता है जनरली, है ना। और डेप्थ जो होती है कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 600 होती है, जनरली 200 मीटर एक एवरेज हम कह देते हैं। इंपॉर्टेंस जो मैंने आपको बताई थी, जितना फूड है आपका, मेरीन फूड, वो कहाँ से आता है, वो यहीं से आता है जी, कॉन्टिनेंटल शेल्फ से। जितने फिशिंग ग्राउंड है आपके कहाँ पे है, वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे ही होंगे, जो मेजर फिशिंग ग्राउंड हैं। और जो आपके पेट्रोलियम है, गैस है, तो वर्ल्ड का 20% जो है, अगर कहीं वर्ल्ड प्रोडक्शन यहीं से आता है। तो इसका मतलब इसकी इंपॉर्टेंस आप इग्नोर नहीं कर सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद इसीलिए हमने बात की कि इसको राइट्स दिए गए कंट्री को, कि जिसको चाहिए भाई, जो पड़ोसी है जिसका है ये, वो ही निकाले, दूसरा ना बीच में पंगा ले। अब जो स्लोप है वहां पे फर्क क्या है, सिर्फ एंगल बढ़ जाता है, यानी कि स्लोप पहले कम थी, अब वो ज्यादा हो जाती है, 2 से 5 डिग्री की हो जाए। अब डेप्थ भी यहाँ से ज्यादा, 3 किलोमीटर तक जो है डेप्थ हो जाती है यहाँ पे ओशन की, है ना। तो इसको हम स्लोप कह देते हैं। राइज जो है, एंगल दोबारा से कम हो गया, नंबर वन, है ना। अब ग्रेजुअली किसका मर्ज हो जाती है, ये प्लेन एरिया के साथ, जिसको हम कहते हैं लास्ट में एबिजल प्लेन, जो हमने ये बात की थी, दिस इज एबिजल प्लेन। तो बस ये चार जो नाम लिए, शेल्फ, स्लोप, राइज एंड एबिजल प्लेन, शेल्फ, स्लोप, राइज एंड एबिजल प्लेन, ये चार नाम हमने लिए मेजर, बाकी तो बहुत सारे हैं, है ना। फिर उसके बाद आते हैं इसका टेम्परेचर की। जो ओशन का टेम्परेचर है, हम कहते हैं ओशन का पानी कैसा होता है,
अगर आप जाओगे गोवा, बॉम्बे, केरला के बीच पे, तो वहां का पानी आपको कैसा नजर आएगा? वार्म होगा, ठंडा नहीं होगा वो। बट अगर आप जाओगे लाइक कनाडा, समुद्र के किनारे, तो वहां पे आपको पानी कैसा लगेगा? चिल्ड लगेगा। टेम्परेचर का फर्क है। अब एक तो रीजन आपको पता है। क्या रीजन पता है आपको? अगर आप ध्यान दें, हमने एक चीज ऐसे बात की थी, जो ये ग्लोब है ना, ग्लोब पे एक चीज देखते हैं, ये अगर बी पार्ट ले लें 0 डिग्री का, जिसको हमने नाम दिया है इक्वेटर, और ये कौन सा है? ये 90 डिग्री पोल्स। तो यहां से यानी कि इक्वेटर से पोल्स की तरफ अगर चलें, तो जो सन की लाइट है वो क्या होती जाती है, यहाँ पे डायरेक्ट पड़ती है और यहाँ पे टिल्टेड है। उस वजह से एक और चीज हमने देखी थी, जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे सबसे कम होगा, यहाँ पे सबसे ज्यादा। अगर जमीन का टेम्परेचर कम हो रहा है ऊपर की तरफ, तो इसका मतलब जो पानी है, ओशन है, उसका भी टेम्परेचर कम होगा। तो इसको हम कहते हैं, किस चीज का फर्क है? ये लैटिट्यूड का फर्क है। जितना लैटिट्यूड बढ़ेगा, जितना ऊपर की तरफ जाएंगे, उतना टेम्परेचर कम होगा। ऐसे ही होगा, लैटिट्यूड इंक्रीज द टेम्परेचर डिक्रीजेस। तो एक तो ये फर्क डालता है। किस वजह से? तो सबसे पहला जो रीजन है वहां पे, सन रेज, जो सन की रेडिएशंस आ रही हैं, वो ऑब्जॉर्ब कितनी हो रही हैं, सबसे ज्यादा यहाँ पे आती हैं। तो इसलिए सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर रहता है, जो वार्मनेस रहती है ओशन की, वो यहाँ पे रहती है। सबसे कम यहाँ पे रहती है। इसीलिए हमेशा जो पोल हैं आपके, वो कैसे रहते हैं? फ्रोजन रहते हैं थ्रू आउट द ईयर। इसलिए शायद हमने, अगर आपको याद आ रहा हो, हमने इसको बोला था फ्रीज्ड जोन, ये मैंने बोला था। दूसरा क्या है? जो कन्वेक्शनल करंट है। अब करंट हमने कल बात की थी, करंट हमने बात की थी, हमने किसके साथ? हवा के साथ। अगर हवा ऊपर की तरफ चलती है ना, तो उसको बोलते हैं करंट। अब यहाँ पे किसको बोल रहे हैं? लिक्विड को बोल रहे हैं। जब पानी है, मान लीजिए जैसे ये ओशन है, यहाँ का पानी अब ये मूव कर रहा है ऐसे, ये मूव कर रहा है ऐसे, एक सर्कल में है, ये एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है। राइट? अगर यहाँ का पानी वार्म है और वो यहाँ पे आ गया, यहाँ का पानी पहले क्या था, मान लीजिए कोल्ड, और यहाँ का क्या था? यहाँ का रिलेटिवली वार्म है। अब यहाँ जब वार्म वाटर आ जाएगा, तो ये भी कैसा हो जाएगा? ग्रेजुअली वार्म हो जाएगा, और कोल्ड चला जाएगा यहाँ पे, और ये दोबारा वार्म हो जाएगा। तो पूरा जो पानी है ओशन का, कैसा हो गया? वो वार्म हो गया। किस वजह से हुआ? पानी की मूवमेंट से। जो गर्म पानी था, जिसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन, की वजह से हुआ। राइट? तो एक तो रेडिएशन की वजह से, जो हमने एटमॉस्फेयर में भी पढ़ा था शायद, कि एक तो रेडिएशन से होता है, एक कंडक्शन से, और तीसरा कन्वेक्शन से। तो यहाँ पे तो मेन है रेडिएशन और कन्वेक्शन। उसके अलावा जो फ्रिक्शन है यहाँ पे, वो काम करता है कि जो सरफेस पे हवा चलती है, जो टाइड्स आती हैं, उसकी वजह से भी जो फ्रिक्शन जनरेट होता है, उससे भी हीट प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये तीन मेजर फैक्टर हैं जिसकी वजह से जो समंदर का पानी है, जो ओशन वाटर है, उसका जो टेम्परेचर है, वो चेंज रहता है, वो वेरी करता है। अब इस चीज में एक और हम थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन कर सकते हैं। मान लीजिए 0 डिग्री है, कौन सा? अर्थ का ये वाला पार्ट है ना। अगर यहाँ पे पानी गर्म है और वो पानी ऊपर की तरफ जा रहा है, जाता भी है वैसे, है ना, और एक पानी है ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। अब तो क्या होगा? यहाँ का जो गर्म पानी है, और यहाँ पोल्स है, अगर वो वार्म ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एरिया वार्म हो जाएगा। और अगर यहाँ से कोल्ड वाटर नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ का जो वार्म एरिया, वो कैसा हो जाएगा? वो कोल्ड हो जाएगा। तो यानी कि जो आपका एरिया कैसा भी हो, जो ओशन का वाटर है, वो उसको अफेक्ट कर सकता है। अब ये अफेक्ट कैसे करता है? जो अमेरिका कनाडा है, उसका जो ईस्टर्न पार्ट है, वो कहाँ पे है? रफली अगर मैं इस अर्थ की बात करूं, तो इस जगह पे अमेरिका और कनाडा है। इंडिया करीब यहाँ पे है ना। तो हमारे यहाँ तो गर्मी रहती है, उनके यहाँ ठंड रहती है, ये सभी को पता है। तो उनके जो शिप्स हैं, जो पोर्ट्स हैं, वो कैसे होने चाहिए? विंटर्स में जम जाने चाहिए। पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। वहां पे शिप पूरा साल चलते रहते हैं। क्यों चलते हैं? क्योंकि नीचे से वार्म वाटर जाता है और उस एरिया को क्या कर देता है? गर्म कर देता है। तो वहां पे जितनी स्नो है, जितनी आइस शीट बन जाती है, वो सारी मेल्ट हो जाती है। तो ये क्या कर रहा है? एक पानी जो है, करंट जो है ओशन का, वो क्लाइमेट को ही बदल देता है वहां के। तो बहुत बड़ा रोल है। वहां पे ठंड होनी चाहिए थी, उसने टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो अभी सिर्फ हम मुद्दा हमारा ये है कि ओशन का पानी गर्म कैसे होता है। अब गर्म के इफेक्ट हम बाद में देख लेंगे। राइट?
अब अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखें कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है पानी का, एक तो हमने देखा हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली कैसे देखा कि यहां से ऊपर की तरफ पोल की तरफ क्या होता जा रहा है, पानी का टेम्परेचर कम हो रहा है, पानी ठंडा होता जाता है। 0 डिग्री पे सबसे ज्यादा गर्म होगा, 90 डिग्री पे सबसे ज्यादा कम होगा। अब दूसरा क्या है कि पानी के अंदर की, अगर ये ओशन है और ये सरफेस है, अगर नीचे की तरफ जाएं तो टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा, ये आपको पता होगा। और भी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया, फोर्टिक जोन एंड अफोर्टिक जोन। तो जहां तक धूप आ रही है वो हो जाएगा आपका फोर्टिक जोन, और जहां पे नहीं आ रही है, लाइट नहीं आ रही है, धूप नहीं आ रही, वो हो जाएगा अफोर्टिक जोन। बस इतना सा फर्क है। और जो फोर्टिक है इसका मतलब क्या होगा, वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा। ज्यादा ये नहीं पूरे समंदर में होगा, नो, क्योंकि पूरे में तो कम भी हो रहा है, सिर्फ जहां पे सनलाइट आ रही है वो भी डायरेक्ट आ रही है। पर जो नीचे वाला पानी है, अब वो चाहे पोल पे है या इक्वेटर पे, ये सारा जो डीप है ना, डीप वाटर है ओशन का, वो हमेशा ठंडा ही रहेगा। तो दो तरह से समझ रहे हैं हम, एक तो समझ रहे हैं हॉरिजॉन्टली सरफेस के ऊपर, एक डीप डाउन द ओशन। डेप्थ के साथ साथ टेम्परेचर हमेशा डिक्रीज करेगा, पर सरफेस पे ऐसा नहीं है। सरफेस पे क्या है, इक्वेटर से पोल्स की तरफ डिक्रीज करेगा। अदरवाइज अगर मैं बात करूं सिर्फ इक्वेटर पे मैं चलूं तो पानी का टेम्परेचर फिर डिक्रीज नहीं करेगा। ऐसे समझना है इसको। अगर डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हैं, है ना। जी, आई नो इट इज a little bit difficult because it may be something new to all of us। अब ये पढ़ा होता है बचपन में, भूल गए हैं, स्कूल की बातें, अब हम बड़े हो चुके हैं बहुत। जी, एनी डाउट और ऑल क्लियर। ओके, ऑल राइट, दैट्स गुड। चलिए उसके बाद हम बात करेंगे सैलिनिटी की। अब सैलिनिटी क्या है। अच्छा मुझे बताइए, समंदर का पानी खारा होता है, आपके अकॉर्डिंग खारा क्यों होता है। ये मत कहना कि उसमें सॉल्ट होते हैं, वो तो सभी को पता है, वो बचपन में पढ़ते थे, उसमें सोडियम क्लोराइड होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड होता है ना, और सल्फेट्स होते हैं मैग्नीशियम कैल्शियम वेल्शियम के। तो वो तो सभी को पता है, बच्चा बच्चा जानता है। अब ये वो होता क्यों है, नमक कहाँ से आता है उसमें। एक तो आंसर ये है जी, रब बढ़िया सानू की पता है, रब नू पता है, रब ने बनाई है दुनिया, ते रब जानता, सानू की पता। व्हाट एल्स, एनी आइडिया। ऑलराइट, चलिए जब हम बात करें ओशन की सैलिनिटी की, है ना, तो सैलिनिटी का मतलब क्या है कि उसके अंदर सॉल्ट हैं, कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन बन जाता है, इसका ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा 77.7, तो रफली आप कह सकते हैं 80% के बराबर बराबर पहुंच रहा है ये। सोडियम क्लोराइड है, जिसको आप कहते हैं ये खाने वाला नमक होता है, मुझे लगता है वही है ये। और नमक कहाँ से बनता है, इसलिए जो समुद्र के किनारे होते हैं वहां पे जो सिटीज हैं, जो स्टेट्स हैं, वो जनरली ज्यादा बनाती हैं, है ना। कोस्टल स्टेट जो गुजरात में है, बनता है वहां पे, बिल्कुल बनता है। तो पानी को ड्राई कर दीजिए, समंदर के पानी को क्या बच जाएगा नीचे, इवेपोरेट होने के बाद नीचे सॉल्ट बच जाएगा। तो सोडियम क्लोराइड सबसे ज्यादा है, उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर मैग्नीशियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट। तो क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कौन कौन से सॉल्ट होते हैं और सबसे ज्यादा कौन सा होता है। यानी कि जो टेबल सॉल्ट है जो घर में यूज किया था वो नमक सबसे ज्यादा होता है। अब मुद्दा ये है कितना होता है और वो कहाँ से आता है। और जो हम काउंट करते हैं जब, कि जिसको हम बोल रहे हैं सैलिनिटी, जैसे हम बात करते हैं ना कि कितने ग्राम है कितने किलोग्राम है, इसको हम बोलते हैं पर थाउजेंड। एक होता है परसेंटेज, ये है पर थाउजेंड, 2 जीरो लगती है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल है, कितने ग्राम है 1000 ग्राम में। ठीक है जी। अब अगर वहां पे 24.7, रफली रफली कह दिए 25, है ना, 25 ग्राम पर किलोग्राम। तो अगर इतना है तो उसको बोलते हैं ब्रैकिश वाटर। अभी वो सेलाई नहीं है, उसका टेस्ट बिटर होना स्टार्ट हो गया है, पर वो प्रॉपर सेलाई नहीं है। ब्रैकिश वाटर जनरली जो लेक्स होते हैं उनमें होता है।
अगर उसका जो सेलिनिटी है या सॉल्ट है वो हो जाए 35 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ वाटर, फिर उसको हम सेलाइन बोलेंगे, ये स्टैंडर्ड है हमारा। अब यहां से ये है जो सेलिनिटी है, अब वो पूरे समंदर की बराबर नहीं होगी। कई जगह ऐसा हो सकता है जहां का पानी आप उठा के ग्लास भर के पी जाएं, यस, वहां पे हो सकता है सैलिनिटी माइनर हो, कितनी 10 हो सकती है, और आपको लगे कि पानी तो मीठा है यहाँ का। कौन कहता है पानी समंदर का सेलाइन होता है? और कई ऐसे हो सकते हैं, जैसे आपने नाम सुना डेड सी, सुना होगा मुझे लगता है। और एक है लेक वान, वो मुझे लगता है नहीं सुना होगा आप लोगों ने, सुना तो अच्छी बात है, नहीं सुना तो भी अच्छी बात है। और एक सॉल्ट लेक है, ग्रेट सॉल्ट लेक, अमेरिका में है। जो लेक वॉन है ये है टर्की में। टर्की एवरीबडी नोज वेर इज टर्की, और न्यूज में अक्सर रहती है। दुनिया में अगर सबसे सेलाइन वाटर बॉडी है तो वो यही है जी। इसकी पता सैलिनिटी कितनी है? 300 से ज्यादा है, करीब करीब 330 पर थाउजेंड है। इसका मतलब लगा लीजिए कितना हो गया, यानी कि 1 किलोग्राम पानी के अंदर आपने 330 ग्राम नमक डाल दिया। बहुत ज्यादा हो गया भाई ये तो, इट्स टू मच सेलाइन। सिमिलरली डेड सी, ये सभी को पता होगा, मुझे कौन बताएगा कहाँ पे है डेड सी? और इसको डेड क्यों कहते हैं? बेचारा डेड हो चुका है, आई नो, दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज द डेड सी। एनी आइडिया? डेड सी कहाँ पे? एनी आइडिया? मैं एम सो सॉरी, मैं तंग करता हूँ ऐसे, क्या करूँ, आदत है। जी 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 जी, बताइए बताइए फटाफट, यस नो यस नो। ओके, इजराइल सुने? इजराइल, इजराइल के ईस्ट पे है, और जॉर्डन इधर इजराइल है मान लीजिए, यहाँ पे इजराइल है, यहाँ पे जॉर्डन, तो उसकी बॉर्डर पे है, राइट। और यहाँ पे एक जॉर्डन नदी है जो इसमें आके गिरती है, तो उसी की वजह से यहाँ पे ये सी बना हुआ है। डेड सी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो सैलिनिटी है, खारापन है, वो इतना ज्यादा है कि इसमें लाइफ सरवाइव नहीं कर सकती। कोई लाइफ ही नहीं है इसके अंदर, मीन्स जो एनिमल होते हैं, क्रिएचर्स है, मेरीन क्रिएचर्स, वो नहीं है, फिश नहीं होंगी, है ना, श्रिम्प्स है, कुछ भी नहीं इसमें है। और इसकी जब नमक घुल जाएगा तो गाढ़ा हो जाएगा, डेंसिटी बहुत ज्यादा है पानी से, तो इसके बारे में कहा जाता है कि आप इसमें जंप मार जाइए, आप डूबेंगे नहीं, इसके ऊपर फ्लोट करते रहेंगे। तो लोगों को जादू लगता है, पर जिनको पता है लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या कहता है, थोड़ी फिजिक्स का आइडिया, तो वो कहेंगे यस हाँ ये बंदा इसलिए नहीं डूब रहा, कोई जादू वादू नहीं है। पर एनी हाउ कुछ भी कह लीजिए, ऐसा है। अब एक सवाल रह गया यहाँ पे कि भाई ये समंदर का पानी खारा क्यों होता है? सेलिनिटी जो है इसकी, ये नमक इतना कहाँ से आ गया? अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमें तो पता होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, एवरीबडी मस्ट नो दिस। ये नाम दिए हुए हैं, यहाँ से देख लेना, लेक वान कितना है, डेड सी कितना है, और सॉल्ट लेक कितनी है ना। अब इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैसे देखिए, जो हमारी नदियां हैं, ठीक है, वो नदी कहाँ जा रही है? ओशन के अंदर जा रही है। अब एक नदी है गंगा नदी, और उसका पानी कहाँ चला गया? समंदर में। कौन से में? बे ऑफ बंगाल में चला जाता है। कि अब नदी का पानी तो खारा नहीं होता, उसको तो पी लेते हैं और पीते हैं, तो फिर ये पानी कैसे खारा हो गया ओशन वाला? अब उसके लिए ऐसे समझेंगे कि एक्चुअली एक साइकिल है। जो ओशन में पानी है जितना भी, वो क्या होता है? इवेपोरेट होता है, और वो क्लाउड बनते हैं, क्लाउड जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ के क्या होता है, क्लाउड पहुंचता है, बारिश होती है, रेन आई, और वो क्या हुआ, यहाँ पे गिरा पानी, और वो फिर नदी के साथ साथ वापस ओशन में आ जाता है। तो ये क्या, एक लूप बन गया, साइकिल बन गया। अब इससे सैलिनिटी का लिंक कैसे जुड़ा? अब जब यहाँ पे पानी गिरा, पहाड़ों पे गिरा, कहीं भी गिरा, माउंटेन्स के अंदर रॉक्स होती है हर तरह की,
तो यहाँ से जो नदियां हैं अपने साथ क्या होती हैं, रॉक्स ले आती हैं। अब वो रॉक्स के अंदर सॉल्ट होता है। अब जब वो पानी में आया तो यहाँ पे सॉल्ट मान लीजिए, ऐसे कह लीजिए 10 ग्राम आया। 10 ग्राम सॉल्ट से हमारा क्या फर्क पड़ रहा है, या 5 ग्राम आया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमारा। पर जब ये पानी में आया, पानी तो उड़ गया, सॉल्ट यहीं रह गया। अब पानी दोबारा गया और नदी में फिर करके दोबारा है, दोबारा फिर वो 5 ग्राम और आ गया। यहाँ से इवेपोरेशन फिर हुई, फिर साइकिल पूरा चला और फिर 5 ग्राम और आ गया। अब ये कितने सालों से, लाखों सालों से ऐसा प्रोसेस चल रहा है। तो उस टाइम हो सकता है मिलीग्राम में आता हो, और ये 5 ग्राम करते करते आज कितना हो गया है, आज 35 ग्राम पर किलोग्राम हो गया, जिसको 35 पर 1000 बोलते हैं। तो इसलिए क्या हो रहा है, इसलिए हमारा जो ओशन है वो सेलाइन होता है। क्वेश्चन क्या है कि नदियां ही आके ओशन में गिरती हैं। नदियों का पानी जो है वो सेलाइन नहीं होता है, खारा नहीं होता है, बट ओशन का खारा होता है। तो रीजन क्या है, क्योंकि वाटर साइकिल में पानी इवेपोरेट होता है, सॉल्ट नहीं होता, सॉल्ट वहीं रह जाता है और वो ग्रेजुअली अक्यूमुलेट होता रहता है ओशन के अंदर। और जो पानी उड़ता है वो वापस आके नदी में फिर चला जाता है। तो जो नदी आपके पास जा रही है उसमें तो सॉल्ट बहुत ट्रेस में है, 5 ग्राम के करीब आप कह सकते हैं, रफली इतना होता है। तो आपको कुछ नहीं कहेगा, 1 किलोग्राम में अगर 5 ग्राम नमक डाल दिया आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो दिस इज द मेन रीजन। उसके अलावा एक कंट्रीब्यूशन और है, वो है कि जो ओशन के अंदर वल्केनोज होते हैं, जब वल्केनो है वो इरप्ट होगा, लावा निकलेगा, तो उसमें क्या होगा, उसमें भी सॉल्ट होता है, तो वो भी डिसॉल्व होता रहता है। तो ये बेसिक रीजन है पानी के सेलाइन होने का। अब यहां से एक क्वेश्चन और मैं बना देता हूँ। पानी का अगर सेलाइन इतना होता जितना मैंने लिख दिया कि 35 पर 1000, तो डेड सी, लेक वन, ग्राड और ये ग्रेट सॉल्ट लेक, ये इतने ज्यादा कैसे हो गए। सिंपल सा लॉजिक ये है, जो डेड सी है वो बंद है चारों तरफ से, ये लेक वन जो है बंद है, ग्रेट सॉल्ट लेक बंद है चारों तरफ से, ये किसी ओशन में नहीं मिलती। ओशन में जो पानी है वो सारा ट्रेवल करता है, एक जगह सैलिनिटी ज्यादा हुई तो वो चला जाएगा आगे, तो वो सारा मिक्स हो जाता है। यहाँ पे क्या है, नदियां आ तो रही हैं इसमें, बट वो पानी आया, पानी लगातार आ रहे छोटे से पॉकेट में, छोटे से इस तालाब में, इस छोटे से सी में, पर बाहर क्या जा रहा है, सिर्फ पानी जा रहा है, सॉल्ट यहीं जमा होता जा रहा है। उस वजह से एक ये लेक और एक बड़ा सा समंदर, लाखों स्क्वायर किलोमीटर का, यहाँ पे सैलिनिटी पूरी क्या हो जाती है, फैल जाती है, यहाँ पे नहीं फैल पाती, इसलिए यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा नजर आती है, 10 गुना ज्यादा नजर आती है ओशन के मुकाबले में। ये रीजन है जी। डेड सी भी एक लैंड लॉक्ड है, छोटी सी बॉडी है, लेक वन भी छोटा है, और जो सॉल्ट लेक है वो भी छोटा है, और जो आपके अरेबियन सी है, इंडियन ओशन है, बे ऑफ बंगाल है, अटलांटिक ओशन है, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर बड़े हैं। तो दैट इज द मेन रीजन, राइट। अगर हम सैलिनिटी की बात करें, कहाँ पे ज्यादा होगी कहाँ पे कम, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, क्या देखा हमने, टेम्परेचर। अब इसको ऐसे ले लीजिए, अगर मैं बात करूं सरफेस ऑफ द अर्थ पे, सिर्फ ऐसे ले लीजिए सरफेस ऑफ द अर्थ पे, तो कहाँ से, यहां से ले लीजिए, और किसकी तरफ, इक्वेटर से पोल्स की तरफ, कि ये पोल्स हैं, बार बार यही ले रहे हैं, ये है इक्वेटर। सेम नीचे ले लीजिए यहाँ पे। अब एक चीज देखिए, जब पानी इवेपोरेट होता है गर्मी से, धूप से, राइट, तो वहां पे पानी उड़ जाता है, नमक रह जाता है, तो वहां पे क्या होना चाहिए, सैलिनिटी ज्यादा होनी चाहिए। और जहां पे कम है इवेपोरेशन तो वहां पे सैलिनिटी कम होगी, है ना। तो इसका मतलब पोल्स पे जो है सैलिनिटी कम होगी, लो सैलिनिटी, यहाँ पे हाई सैलिनिटी। तो जनरली हम कहेंगे सैलिनिटी, जैसे टेम्परेचर कम होता है पोल्स की तरफ, सैलिनिटी पोल्स की तरफ कम होती है। पर एक्चुअल में ये स्टेटमेंट गलत है। एक्चुअल में क्या है, जो ये वाला लाइन है जिसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, टीओसी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हम कहते हैं कौन से डिग्री पे, 23.5 डिग्री पे, यहां से आप पोल्स की तरफ जाइए तो फिर ठीक है कि पोल्स की तरफ सैलिनिटी डिक्रीज होती है, यस। और अगर यहां से इक्वेटर की तरफ जाएंगे फिर डिक्रीज होगी, कि सबसे ज्यादा सैलिनिटी यहाँ पे होती है, यहाँ पे नहीं होती है, जो कि हमें लग रहा है गर्मी सबसे ज्यादा कहाँ होती है, इक्वेटर पे, है ना, यही हम कहते हैं। पर ऐसा नहीं है। उसका कारण क्या है, उसका कारण सिर्फ एक छोटा सा लॉजिक ये है कि सबसे ज्यादा बारिश इस एरिया में होती है,
0 डिग्री के आसपास बहुत ज्यादा बारिश होती है। इतनी होती है कि पूरा साल कह सकते हैं बारिश होती है वहां पे। मानसून मानसून का कोई चक्कर नहीं है, वहाँ पूरा साल मानसून रहता है। उनके लिए रोज मानसून है, रोज बारिश आती है। तो बारिश की वजह से क्या आता है, बारिश में कौन सा पानी आता है, खारा के फ्रेश, फ्रेश वाटर गिरता है। तो फ्रेश वाटर मिक्स होने की वजह से वहां का जो सैलिनिटी है, वहां की जो खारापन है वो कम हो जाता है। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा है पर यहाँ पे बारिश नहीं होती क्योंकि यहाँ पे जमीन ज्यादा है। अब जैसे इंडिया है, इंडिया का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, बिल्कुल है, इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ही है। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में कहाँ बारिश होती है, नहीं होती है। नॉर्मल से भी कम होती है। अगर मैं बात करूं पंजाब से कंपेयर कर लीजिए, तो वहां पे पंजाब से भी कम है, ऐसा है। जबकि जो आप ले लीजिए अंडमान निकोबार के आइलैंड्स हमारे, उस एरिया में बारिश बहुत ज्यादा होती है, और नीचे ले जाओ और ज्यादा बारिश होती है। तो यहाँ पे गर्मी तो है पर बारिश कम है, इसलिए सबसे ज्यादा सैलिनिटी होगी, हाईएस्ट सैलिनिटी यहाँ पे है। यहाँ से ऊपर की तरफ भी कम होगी, यहाँ से नीचे की तरफ भी कम होगी टुवर्ड इक्वेटर। सो सैलिनिटी इज मैक्सिमम एट ट्रॉपिक्स। कौन से ट्रॉपिक्स ऑफ कैप्रिकॉर्न या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो भी हमने बोला। तो दोनों ट्रॉपिक्स पे, चाहे इस पे चाहे इस पे, टीओसी यहाँ का या चाहे टीओसी यहाँ का, इन पे हाईएस्ट होगी। ये चीज समझनी है बस हमें, और कुछ नहीं इसमें। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैसे, हॉरिजॉन्टली, सरफेस ऑफ द अर्थ या सरफेस ऑफ द ओशन, ऐसे कह लीजिए, जैसे भी कहेंगे तो वो है। तो यहाँ पे वही लिखा मैंने कि डिक्रीज ट्रॉपिक टू पोल्स और टुवर्ड इक्वेटर, दोनों तरफ। तो क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा सैलिनिटी कहाँ पे होगी, इक्वेटर पे के ट्रॉपिक्स पे के पोल्स पे, सबसे ज्यादा होगी बीच में, यानी कि ट्रॉपिक्स पे होगी, चाहे वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। इक्वेटर पे नहीं होगी, जबकि इक्वेटर पे हम क्या देखते हैं, सन रेज सीधी पड़ती है, गर्मी ज्यादा होनी चाहिए, तो वहां पे भी सैलिनिटी ज्यादा होनी चाहिए, ऐसा नहीं है, राइट। उसके बाद ओशन मूवमेंट्स है, इसको कल कंटिन्यू करते हैं क्योंकि ओशन मूवमेंट्स में थोड़ा सा टेक्निकल है। विल टॉक अबाउट, इसको थोड़ा सा समझिएगा कि वेव्स, टाइड्स और करंट्स, इनको हम डिफरेंशिएट करेंगे। वेव्स जो हैं और टाइड दोनों अलग अलग चीज होती हैं। वेव्स अगर आपने कभी देखी हो या समझते हो, तो वेव्स में क्या नजर आता है कि जो समंदर है, यहाँ पे आप कह लीजिए, ये आप खड़े हैं यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे ये समंदर है। तो वेव्स जनरली हम क्या देखते हैं, ऐसे लोग उस पे क्या करते हैं, सर्फिंग करते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे लोग सर्फिंग कर रहे होते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे क्या होता है, पानी चलता है कि नहीं चलता है ना, पानी चलता है। पर एक्चुअल में क्या है, वेव्स में पानी बिल्कुल मूव नहीं करता है। मूव किधर, इस तरफ पानी मूव नहीं करता है। देर इज नो मूवमेंट ऑफ वाटर, ऑफ वाटर हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली, यानी कि पानी इस तरफ चलता ही नहीं है, हमें तो चलता हुआ नजर आता है। तो ये समझेंगे हम। टाइड्स में क्या होगा, टाइड्स में अगर इसी की बात करूं कि ये आपका ओशन है ना, और आप यहाँ पे खड़े हैं, और समंदर कहाँ पे, यहाँ तक अभी आपको नजर आ रहा है। कब, सुबह। जब शाम को आएंगे दोबारा यहाँ पे, तो आपको समंदर यहाँ पे नजर आएगा जी। तो ये क्या हुआ, यहाँ से पानी ऊपर की तरफ राइज कर गया। किस वजह से, जो मून है वो एक मैग्नेट की तरह काम करता है, उसका ग्रेविटी जो है वो पुल करती है पानी को ऊपर की तरफ, तो जो पानी है वो उठ जाता है सारा ऊपर की तरफ। पानी, पानी उठेगा तो क्या होगा, वो आपको यहाँ से यहाँ तक नजर आएगा। जो आपने यहाँ पे नाम नूम लिख के आए थे ना, वो लोग होते हैं जाके सीनरी बनाते हैं, अपना नाम लिखते हैं, पता नहीं क्या बनाते हैं, तीर तूर से बनाते हैं जाके, हाथ हूट से, वो सुबह को साफ हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, कौन ले गया, टाइड। हम टाइड की इंपॉर्टेंस देखेंगे। हम करंट्स के बारे में बात करेंगे। करंट क्या होता है, जब पानी ओशन का जब चलता है, यहाँ पे पानी चलता है, वेव्स में पानी नहीं चलता है, करंट में पानी चलता है, पानी को पूरा पूरा मूव करता है। इतना मूव करता है कि आप अपनी किश्ती लेके बैठ जाइए, वो आपको कहीं का कहीं ले जाएगा, करंट जो है। पर वेव्स आपको कहीं नहीं ले जाती हैं, राइट। तो हम कल डिस्कस करेंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, यू कैन आस्क, यू मोस्ट वेलकम जी। एनी क्वेरी और एनी क्वेश्चन यू हैव। नो, all right, thank you so much.